बनाते रहेगा, उसमें टाइम देंगे आपको हम, ठीक है। तो चलिए आप कॉपी को बंद कीजिए पहले आराम से। तो आज क्रैश कोर्स का भाग 18 चलाया है, ठीक है। और 18 में हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज। 73 नंबर से 72 तक ही कल ही क्लियर हो गया था। कल किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी लीजिएगा कल वाला क्लास में, ठीक है। क्योंकि कल पढ़ा दिए तो ऐसा ही सीरियसली माँ करके पढ़ा दिए। क्या फीवर था पूरा कस के, उसके बाद भी हम पढ़ा दिए थे कल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि से एक बिंदु के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले कहेंगे सर एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से, क्वेश्चन बड़ा इजी है। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार का चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मीनार से कितना दूर पर? 30 मीटर। तो यहां लिख देंगे सर कोई बिंदु है जो 30 मीटर दूर पर, यहां मान ली होगा। और यहां से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है? उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। लिख दें 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं सर ए बी सी, और ए बी को क्या मान लिए हम? मीनार मान लिए। क्या मान लिए? मीनार। और मीनार से ये सी बिंदु दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको प्रश्न में मानना है, जैसे हम बनाना शुरू किए थे तो हमको लगता है कि नहीं सर इसको और हम विस्तार से लिखे थे, यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि ए बी क्या है? मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है, ठीक है। और मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर सी बिंदु है। कौन बिंदु है? सी बिंदु है। कितना दूर पर है? 30 मीटर। तो हमें निकालना है सर मीनार की ऊंचाई। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। ए बी बटा बी सी, मतलब tan थीटा का फार्मूला होता है सर लंब बटा आधार। लंब बटा, तो लंब क्या बाबू? ए बी। अब आधार कौन है? बी सी। तो सर थीटा की जगह पे थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रख दिए। अब tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटा √3 बराबर ए बी का मान नहीं दिया होगा तो हम ए बी ही लिख देंगे। और बी सी कितना है? 30। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ गुना करेंगे तो √3 ए बी अब बराबर 30 और 1 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? ए बी बराबर लिख सकते हैं 30 बटा √3, 30 बटा √3 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इधर बना देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। क्या करेंगे? 30 बटा √3 के जब परिमेयकरण करेंगे हम तो √3 ऊपर में भी और √3 नीचे में भी क्या कर दीजिए आप? पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए सर √3 और 30 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 30 √3 हो जाएगा। अब बताइए √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 30 कट रहा है 10 मरतबे, तो 10 रूट। पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई बताइए तो क्या बोलेंगे आप? 10 √3। क्या बोलेंगे? 10 √3। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिज्या, एक खिलौना है जो त्रिज्या 7 सेमी वाले एक शंकु के आधार का है। एक खिलौना जो है 7 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के आधार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। एक खिलौना है, अब आकृति उसका नहीं पता लेकिन एक अभी खिलौना है, आगे का आकृति समझेंगे। त्रिज्या 7 सेमी वाले एक शंकु के आधार का, शंकु के आधार का मतलब शंकु ऐसे बनता है जिसका त्रिज्या कितना है? 7 सेमी। चलिए इस शंकु बन गया और इसकी त्रिज्या कितना हो गया? यहाँ लिख भी दिए सर
7 सेमी। आगे चलते हैं। जो कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ई जो है ना अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे गोला वो हो गया क्या चीज, शंकु हो गया, और अर्धगोला पे अध्यारोपित है, मतलब इसका नीचे क्या है, हाँ अर्धगोला है। देखिए अर्धगोला का चित्र अब दिखाई दे रहा होगा आपको। अर्धगोला, उस अर्धगोला के भी त्रिज्या कितना दे दिया, तो सर 7 सेमी। उसी त्रिज्या बोली के तो 7 सेमी हो गया। कहता इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के ऊपर तक, तो संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 16 सेमी। देखिए सेमी देखो, सेमी मीटर सेमी से में फर्क है बहुत। 16 सेमी। तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। जो जो चीज हमें दिया हुआ है चित्र में देखेंगे। तो यह शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है सर, शंकु की त्रिज्या। अच्छा शंकु के त्रिज्या को क्या मान ले, हम छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, छोटा आर बराबर कितना, 7 सेमी। उसके बाद हम अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। अब बताइए अर्धगोला के त्रिज्या को बड़ा आर मान लिए, ये भी कितना है, 7 सेमी है। फिर हम शंकु की ऊंचाई निकालते हैं, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करते हैं बाबू, हम कुल में से इसको घटा देते हैं। क्यों घटाएं हम, तो देखो अगर यहां से यहां पूरा लेते हैं तो सर 16 होता है, और यहां से यहां लेंगे तो 7 होता है। यहां से यहां 7 ना है, क्योंकि किधर भी खींच देंगे तो 7 होगा, अर्धवृत्त है तो 7 होगा। तो बताइए 7 घटा देंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा शंकु का। तो घटा दिए तो कितना आ गया, 9 सेमी। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया, 9 सेमी। सब चीज दे दिया। हम सबसे पहले निकालेंगे एल। अब क्या निकालेंगे, एल, तिर्यक ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं हम, हाँ एल निकालेंगे। तो एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, ऊंचाई 9 का स्क्वायर, और प्लस आर कितना है, 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 7 का, अगर इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 81 और 49 कितना होता है, जोड़िए 130। हाँ 130। आप बताइए 130 का वर्गमूल निकलता है, सर नहीं निकलता है। तो देखो इजी तरीका सीखो, पहले 130 का गुणनखंड तोड़ दो, 2 से लगाएं। 130 का आधा कितना होता है, 65 होता है। अब 5 से लगेगा, ये 13 आ जाएगा। सर बोल सकते हैं 2 गुने 5 गुने 13, मतलब जोड़ा लग ही नहीं रहा है, 130 ही रह जाएगा। ये जोड़ा नहीं लग रहा है, 130 ही रह गया। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे भी शॉर्ट में अगर तोड़ना चाहते हैं हम कि सर इसको तोड़ के बताइए, तो देखिए 0 रहता है ना, तो हमेशा 2 और 5 से बनता है, और बाकी को बच गया 13, तो 13 लिख दीजिए। 2 गुने 5 गुने 13, ऐसे भी हो गया। तो अब क्या है कि सर एल हमें पता लग गया है, हमें निकालना क्या है, से पहले देखना है। प्रश्न क्या कर रहा है निकालने के लिए आपको, शंकु की नहीं, खिलौना, शंकु नहीं, खिलौना, खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए सर खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे कैसे लगेगा, जो बताइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे आप, ये नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही फार्मूला होता है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। और इसका अर्धगोला का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अभी अर्धगोला का होता है, लेकिन समझना यहाँ पे खिलौने से हमसे पूछा गया है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर एक चीज घटाना होगा आपको। क्या घटाना होगा, बोलिए। ठीक तो है वक्र, तो क्या दिक्कत है।
वक्र संपूर्ण निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुमको पहले संपूर्ण वक्र हम पहले समझा देते, उसके बाद आगे हम बताएंगे बाप को, ठीक है। बार बार ही कंफ्यूजन करते रहेगा आप लोग को। आपको पहले हम समझा देते हैं क्या वक्र क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, ठीक है। एगो पेज है, लाइए। यहाँ क्या निकालना, खिलौना का ना, खिलौना का संपूर्ण, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खिलौना दो चीज से बना, शंकु और अर्धगोले से। पेपर है, लाइए। किस चीज से बना है, अर्धगोले और शंकु से। देखो बहुत इजी होता है जब इसको हम शंकु बनाते हैं बाबू। देखो इस टाइप से शंकु की आकृति बनती है। इस टाइप से शंकु की आकृति बन गई। ठीक है, इस टाइप से शंकु की आकृति बनती है। देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई भी है, तिर्यक ऊंचाई है इसमें, और एक ऊंचाई होता है, बीच में होता है, और नीचे जो है से वृत्त होता है। नीचे क्या होता है, तो कंफ्यूजन ये चल रहा है। बार बार पहले वक्र क्लियर करो, संपूर्ण क्लियर करो। आप बताइए कि सर वक्र का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र का? हाँ बोलिए, पाई आर एल। चलिए ठीक है। और क्या बोले, शंकु का संपूर्ण का क्या होता है, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब यह हुआ कि सर जब हम पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो संपूर्ण में क्या होता है कि ये वाला तो भाग पता ही है, करने हैं, ये वाला भी भाग बताना है आपको। इधर से देखिए ढक्कन लग गया इसका, इधर से, ठीक है, ये इस टाइप का। जैसे मान लिया हम बोले अगर शंकु होता ही तो दूसरा चीज हो गया आकृति, ठीक है। अगर ये शंकु होता तो शंकु को तो सीधे बीच होता है, ठीक है, टोपी टाइप का। अब इसमें क्या है कि नीचे वाला जो सतह है हटा देंगे तो खाली वक्र कहलाएगा, नीचे वाला सतह को हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। तो वही आपको जब शंकु बनाते हैं तो शंकु का आकृति तो इसी टाइप का। पेपर खराब पेपर है, चलिए खराब है तो इसको फाड़ ही देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको पूरी तरीके से पहले हम ढक देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये शंकु है। अगर वक्र बोल रहे हैं ना बाबू तो खाली हम इसका बोल रहे हैं। वक्र का मतलब ये होता है सर नीचे वाला छोड़ दीजिए, आप नीचे वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला तो क्या होगा, वक्र हो गया। संपूर्ण कह दे तो नीचे का है वृत्त है, नीचे का है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, यही पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ रहे हैं बाबू, वक्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे बात समझ में, जैसे शंकु का आपको पेंट करना है, शंकु की क्या करना है, पेंट करना है, तो भाई नीचे छोड़ के पेंट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है नीचे छोड़ के पेंट कीजिए, तो नीचे छोड़ के मतलब वक्र निकालना है। और कहेगा संपूर्ण नीचे वाला भी पेंट कर दीजिए, जो नीचे वाला उसको भी। तो यहां पे बोला गया, अब ये चीज हो गया। अर्धगोला में भी देखिए क्या होता है, तो अर्धगोला के फार्मूला होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला के देखिए ऊपर वाला भाग होता है ना, जो कटोरा वाला भाग, उसको भी ले लिए। अब उसको हम घटा दिए तो सर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर घटा दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। बात है समझ में। लेकिन ये खिलौना देखिए कैसे बना हुआ, खिलौना बहुत इजी तरीका से बना हुआ है। खिलौना के यहां तो वक्र खाली निकालेंगे ना हम, ये वक्र निकाल देंगे। तो यहां लिखते हैं सर शंकु का वक्र लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं सर शंकु का वक्र लिखे, शंकु का वक्र, शंकु का वक्र लिखे कर मतलब क्या है, नीचे वाला छोड़ देना है, नीचे वाला क्या करना है, छोड़ देना है। तो शंकु का वक्र और प्लस क्या, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र नहीं पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर वाले छोड़ के। तो सर शंकु की क्या बोले, पाई आर एल। इसमें तो कोई जरूरत नहीं, यहां तक ही निकला। लेकिन वृत्त का फार्मूला होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि इस पे इसी पे ना कंजक्टेड है, बैठा हुआ इसी पे। तो क्या करते, ऊपर वाला वृत्त को हटा दे इससे। तो वृत्त हटाएंगे तो क्या करेंगे सर, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दें यहाँ पे। अब वृत्त हट गया, अब खिलौना के निकलेगा पूरा। आए बात समझ में। जैसे मान लीजिए हम इसको अगर जोड़ देते हैं इस टाइप के, तो इसका भी वृत्त निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। तो 2 वृत्त एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम दोनों वृत्त के यहाँ पे क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, ठीक है। अब बताइए
पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का भी कॉमन ले लेते हैं, अब आर दोनों में लगता है लगभग सामान्य है, तो पाई आर दोनों कॉमन ले लिए हम, तो क्या बच गया यहाँ पे, एल बच गया, यहाँ पे 2 आर बच गया, है ना। तो पाई और आर के मान 7, अच्छा पाई का मान भी रख ही देते हैं यहाँ पे, पाई का मान 22/7 और गुने 7 हो गया। एल का मान कितना है देखिए, तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट 130 और प्लस 2 गुने आर कितना 7, यहाँ देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 22 रूट 130 प्लस 7 दूनी 14, यहाँ से गुना करेंगे तो 22 रूट 130 और प्लस 14 और 22 में गुना कर दिए तो, या कुछ नहीं करो पॉइंट इसको निकाल लो और गुना कर दो, यही तो है। या अंडर रूट 130 का मान रख दे, यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ यहाँ एक और तरीका है, छोड़ो उतना बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तरीका देखो इजी कर देते हैं, छोड़ो सर इसका मान रख देते हैं 11.4 होता है। किसका मान होता है 11.4 बाबू, 130 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 11 पॉइंट कितना होगा 4 होगा, क्लियर है। 11 पॉइंट, अब जोड़ दो 11.4 में और 14 में जोड़े तो कितना आएगा 25.4 आएगा। तो 22 गुने 25.4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए। सबको करना है, कुछ के बैठना है, सबको एग्जाम देना है, इन्हें कि सेकंड वाला कर रहा है, बगल वाला कर रहा है, आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। कितना आया कैलकुलेशन में, इतना देर हो रहा है आप लोग को। कितना आया, चलिए ठीक है, जो भी आया अपने कैलकुलेशन यहाँ पे करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, चलिए आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पानी पीने वाले एक गिलास, पानी पीने वाले एक क्या है गिलास है, जो 14 सेमी ऊंचाई का एक शंकु के छिन्नक के आकार के, शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों तरफ वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है, तो गिलास की धारिता निकालना है। इसका मतलब कि सर गिलास जो बनने वाले हैं इस टाइप के बनने वाले हैं, ठीक है। यहां पे नीचे भी एक वृत्त होगा और एक वृत्त ऊपर में होगा, और दोनों का क्या दिया हुआ है आपको, व्यास दिया हुआ है। व्यास, इसका व्यास बड़ा वाला का व्यास कितना है 4 सेमी, छोटा वाला का व्यास कितना है 2 सेमी, छोटा वाला का व्यास 2 सेमी, और ऊंचाई कितना दिया है 14 सेमी। चलिए अब देखिए बड़ा आर कितना दिया हुआ है, तो सर व्यास दिया हुआ है 4, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 2 सेमी, और छोटा वाला आर के बात करें तो व्यास 2 दिया हो तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेमी, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14 सेमी, हो गया। अब हमसे क्या पूछा, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, तो गिलास की धारिता का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई, 1/3 बोलिए पाई एच बोल दिए पहले, ठीक है तो वैसे ही बना देते हैं पाई एच पर। चलिए तो फिर ऐसे बोलिए अब, 1/3 पाई एच बड़ा आर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, यही फार्मूला होता है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 और सर ऊंचाई कितना है तो 14 हो गया। अब बताइए बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर 2 है, 2 का स्क्वायर कर देना है पे, और फिर देखिए छोटा आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, अब प्लस बड़ा आर कितना है 2 और गुने छोटा आर 1, अब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दिए। क्लियर है यहाँ तक, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, काटने के लिए कलर चेंज कर लो, 7 दूनी 14 कट गया। अब बच गया सर 22 दूनी, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 और 1 गुना करेंगे तो सबके जोड़ दिए तो कितना आ गया, कितना आ गया 7, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 7, 44 और 7 में गुना किए तो 154/3 हो गया। अब धारिता है तो पता है सेमी क्यूब में ही आने,
हाँ भागा भी दे सकते हैं, भागा दे कितना आएगा, एक मिनट, 7 दूनी 22 दूनी 44, ठीक तो यहाँ गुना करके नहीं 308 होगा, अब सही हुआ। भागा दे देंगे तो कितना आएगा, जल्दी सब कैलकुलेशन कीजिए। हो गया कितना, हाँ 10.66 सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आलेख विधि से हल करना है। कौन विधि से, आलेख विधि से आपको हल करना है। आलेख विधि से हल करना भी बहुत इजी होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण 1 के ले लो, ये समीकरण 2 किसी एक को लेना है, ठीक है। तो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 4x माइनस 5y अब बराबर में कितना है 20। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट लिए तो ठीक इसके बगल में कॉपी में एक सारणी तैयार कर लो, सारणी तैयार कर लो, ठीक है। और 4 कॉलम के बना दो या 3 कॉलम के, x भर दो, दूसरे में y भर दो। यहाँ लिख दो सर सारणी जो है समीकरण 1 के लिए बनाए हम, ये सारणी समीकरण 1 के लिए बना दें, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x का मान 0 रख देते हैं। कितना रखने पर, 0 रखने पर। तो यहाँ पे तैसे ही सारणी में x की जगह पे 0 रखे थे, यहाँ 0 लिख देंगे हम। अब बताइए x की जगह पे 0 रखे बाबू, तो 4 गुने 0, 4 गुने माइनस 5y बराबर 20। 0 और 4 में गुना किए तो 0 माइनस 5y बराबर 20। अब देखिए 0 में माइनस 5y जोड़ेंगे तो माइनस 5y ही रहेगा, और y बराबर बट्टा में इधर चला आएगा तो हो जाएगा सर माइनस 5, 5 को 20। y का मान कितना जी, जब आप x का मान 0 रखिए तो y का मान कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करें सर, हम x का मान क्या रखें समीकरण में, तो हम ऐसा रखते हैं कि कटे भी, ध्यान रखना ऐसा मान रखना है कि कटे। अगर हम 1 रख देते हैं तो इधर आ जाता है तो 16 नहीं करता है, 2 रखते हैं तो 8 हो जाता है, 12 आ जाता है नहीं करता है, 3 रखते हैं तो नहीं करता है, 4 रखते हैं तो नहीं करता, 5 रखते हैं तो कट जाएगा, 5 रख देना है। अच्छा हम ऐसे मान रखते हैं जो आसानी से कट सके, यानी फिर ग्राफ में दिक्कत हो जाएगा आपको। तो 5 गुने, यहाँ लिखना है सर x का मान कितना रख दिए हम, x बराबर, हाँ 5 रखने पर। तो आप देखिए 4 गुने 5 माइनस 5y बराबर 20, 5 को 20 माइनस 5y बराबर 20, माइनस 5y बराबर 20, इधर चल गया तो माइनस 20 कट गया, हो जाएगा माइनस 5y बराबर 0, और y बराबर 0 बटा माइनस 5, तो आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। अब पहला इक्वेशन को हल कर दिए, अब इक्वेशन 2 हल करना। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 हल करना है। समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड कितना है तो 3x प्लस 5y बराबर 15। इसी के बगल में सारणी बनाना है, और सारणी समीकरण सेकंड के लिए, सारणी समीकरण सेकंड के लिए दर्शाना है सबको कि हम किसके लिए सारणी बना रहे हैं, x और y लिख दें कॉलम में। अब देखो x का मान क्या रख दो, 0 रख दो। पहले ज्यादातर कोशिश करो 0 रखने का, आसानी से कट जाता है। तो 3 गुने 0 प्लस 5y बराबर 15, 0 और 3 में गुना किए तो 0 हो जाएगा, तो 5y बचेगा बराबर में 15, y बराबर 15 ये बटा में 5, 5 से 15 कटता है कितना मरतबे, कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करो, 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा पूरा पूरी, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 रखेंगे, 5 रख दो सीधा सीधे, ठीक है 5 रख दो, 5 दिया 15। तो सर 3 गुने 5 प्लस 5y बराबर 15, गुना किए तो 15 प्लस 5y बराबर 15,
5y बराबर 15, उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा और कट जाएगा, तो 5y बराबर 0, तो बोल सकते हैं सर y का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो गया? 0। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आंसर पूछेगा, तो बताइए ग्राफ पे बनाना होगा इसका। कहाँ पे बनाना होगा? ऐसे तो आंसर दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन आपको ग्राफ पे हम बना के दिखाते हैं पहले, ठीक है। आंसर दिखाई दे रहा है इसमें, ग्राफ के लिए क्या करें हम? ग्राफ पेज लेना होगा इसके लिए आपको, ठीक है। तो ग्राफ पेज के लिए चलो हम ऐसा ही ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ पेज हमको लेना है इसमें ना। चलिए ग्राफ पेज हो गया, ये ग्राफ पेज हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें हम पहले x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो सीधे लेते हैं वो x अक्ष अति y अक्ष है। कौन अक्ष है? y अक्ष है। पता लग रहा है कि मोटा कर दे इसको। देखो ये पता लग रहा है, और इधर से ले लिए, इधर से हम चलाएं, एकदम लाइन पे लेना है आप लोग को, ठीक है। कहाँ लेना है? लाइन पे लेना है। अब देखिए यहाँ से देखो बाबू, ये होता है मूल बिंदु जिसको बोलते हैं सर 0,0, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक नहीं, इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। इसको x डैश अक्ष, x डैश अक्ष, इसको y अक्ष और y डैश अक्ष, y डैश अक्ष, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा खाली, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ से आएंगे तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जहाँ तक कॉपी में रहता है आपके अवेलेबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए बात करते हैं सर, यहाँ से हमको लाना होगा, ये इसको लाना होगा सबसे पहले, एक इसको लाना है, एक इसको लाना है, ठीक है। ये दोनों के रहना बहुत जरूरी है। इसको यहाँ से ले लेते हैं कॉपी और आते हैं अगला पेज पे, यहाँ रख लेते हैं कहीं भी साइड में हम, ठीक है। साइड में इसको रख करके इसको दे दिए कलर, हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे समीकरण 2 भी ले लेते हैं हम, या पहले 1 बना लेते हैं उसके बाद हम 2 पे आएंगे। तो x बनाएंगे तो कह रहा है सर x बराबर 0 है, y बराबर -4 है, तो x बराबर 0 यही है और y बराबर -4 कहाँ है? तो सर y बराबर -4 नीचे है। मतलब क्या करो, नहीं जिसको एकदम समझ में आता है तो x बराबर 0 रहो और 0 के पास से जितना कहता है उधर चल जाओ, अगर नीचे कहता तो नीचे चल जाओ, ऊपर कहता तो ऊपर चले जाओ। तो x यहाँ 0 और y बराबर -4, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया 0,4 का पॉइंट हो गया। यहाँ लिख देंगे सर 0,4 0,4। अगला पॉइंट आते हैं -4, हाँ -4। अब यहाँ पे x बराबर 5, तो x बराबर 5 कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, और y बराबर 0, तो y बराबर 0 मतलब एक डेग नहीं बढ़ना है, यही रह जाना। तो आप बोल दिए सर 0,5 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अच्छा 5,0 है, चलिए देखिए 5,0 है, तो x बराबर 5, x बराबर 5, y बराबर 0, ठीक था, लेकिन 5,0 खाली उलट के यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप एक लेंगे, ठीक है, और यहाँ से सीधा खींच देंगे, इस दोनों को मिला देंगे एक दूसरा से। ये दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। ये बिंदु और ये बिंदु को क्या करना है? आपको मिला देना है। देखिए इस टाइप से ला करके इसको क्या किए, ये बिंदु और ये बिंदु को दोनों को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं। मिल गया एक बिंदु, इक्वेशन एगो बन गया। उसके बाद अब दूसरा इक्वेशन में हम आते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है? तो दूसरा इक्वेशन देखिए ये है मेरा। दूसरा इक्वेशन इधर रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको यहां पे ऊपर में है। बोला सर x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 यहां होता है, इसका भी कलर
x बराबर 0 और y बराबर 3, तो यहां हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 0, मतलब x बराबर 5 यहाँ, y बराबर 0 भी यही हो गया। तो अब इसको मिला देना है आपको, यहाँ से सीधा लेना है और क्या करना है, मिला देना है। कौन पॉइंट दोनों देखना हमको मिलाते समय, जो पॉइंट अभी हम बैठाए, ठीक है, दोनों पॉइंट जो हम बैठाए, क्या था 0,3 और ये क्या था तो 5,0। अब देखिए जहां पे टकराता है, यहां लिखिए x कितना पे टकराया, x बराबर मान 5 और y का मान 0, x का मान 5 और y का मान 0 हो गया। तो यही आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, ग्राफ अगर समझ में आए तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। किसी की दिक्कत? बोलिए, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता एक स्लेटी पासे और, ठीक है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे का, स्लेटी मतलब स्लेटी रंग को बोला जाता है, एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है, एक स्लेटी रंग का पासा और एक नीले रंग का पासा, एक स्लेटी रंग का पासा और एक नीले रंग के पासा को एक साथ फेंका जाता है। एक साथ क्या कर दो आप, फेंक देते हैं। तो एक साथ फेंकेंगे तो पूछ रहा है कि एक साथ फेंकेंगे तो क्या परीक्षता है कि दोनों संख्याओं का योग 8 होगा। तो एक स्लेटी कलर है और एक क्या है, नीला कलर, स्लेटी और नीला। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे, जब दो पासे का कुल, यहां अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि कुल संभव परिणाम जो होता है एस होता है, वो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। पहले तो एक आ सकता है, हो सकता है एक स्लेटी कलर और एक नीला कलर वाला आ गया, एक बार फेंके तो। फिर 1 2 आएगा, उसके बाद 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आने का संभावना है और 1 6 आने का संभावना है। फिर देखिए 2 1 आएगा संभावना है, 2 2 2 3 2 4 आने का संभावना, 2 5 और 2 6। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट प्रोसेस में 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आने का संभावना, 6 4 6 5 और 6 आएगा। मतलब अगर कुल के बात कर दे तो सर कुल संभव परिणामों की संख्या देखिए, कुल संभव परिणामों की संख्या अगर गिने तो कितना हो गया 36। लेकिन बात किसका किया था कि सर दोनों पासे के संख्याओं का योग 8 होना चाहिए, दोनों पासों के संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। तो योग 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या, योग 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए कि पासा को किसको जोड़ने पर 8 आता है। तो भाई एक एक जोड़ेंगे तो 2 आता है, मतलब हम किसी को भी जोड़ देंगे तो 8 आएगा, ऊपर में नहीं आएगा। जिसको इसको आएगा हम उसका कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। 2 1 नहीं आएगा, यहां से आइए आप 2 6 आएगा। देखिए इसको अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 चलाएगा, आ जाएगा। यहां के बाद आई सर आप 3 और 5 के जोड़िएगा तो भी कितना चलाएगा 8 चलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 4 और 4 को भी जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 3 के जोड़ेंगे तो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 2 के जोड़ेंगे आप। देखिए और किसी को जोड़िए तो आता है 8 जोड़ने से, किसी भी संख्या को जोड़िए नहीं आएगा 8, आता है नहीं आता है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5,
योग 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमको निकालना है सर प्रायिकता, तो यहाँ बगल में लिख देते हैं पीई। तो क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। फॉर्मूला लिख लेना, हम डायरेक्ट बना देते हैं। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो पीई मतलब प्रायिकता कितना हो गया? 5/36। किसकी प्रायिकता? पासे की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। पासे की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। चलिए अगला प्रश्न चले, आए समझ में? नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 5 कम से कम 1 बार आए। 5 कम से कम 1 बार आए। 2 पासे को फेंकना है आपको। ठीक है, यही वाला हम पहले कॉपी कर लेते हैं, इसको बार बार लिखने से बढ़िया इसी को कॉपी कर लो। जब 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे हो गया। चलिए 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। अभी हम लोग लिखे भी, कह रहा है कि कम से कम 5 एक बार आए। कम से कम 5 जो है कितना बार आना चाहिए? 1 बार आना चाहिए। तो 5 देखिए यहां पे आया 5 एक बार, 5 यहां पे आया ना एक बार। चलिए उसके बाद और 5 कहां नजर आ रहा है? तो सर 5 यहां नजर आ रहा है एक बार, फिर यहां पे भी 5 एक बार नजर आ रहा है, उसके बाद 5 यहां नजर आ रहा है, उसके बाद 5 यहां नजर आ रहा है, उसके बाद देखिए 5 यहां नजर आ रहा है। सब लिख देंगे आराम से। इसमें देखो, इसमें 5 है अब नहीं है, इसमें 5 नजर आ रहा है, हो गया। इसमें 5 देखिए कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए 5 है, एक और 5 है इसमें। ये पूरे सीरीज जो है से 5-5 का है। ठीक है, और कहां पे 5 है? देखिए तो 5 सब है जो नजर आ रहा है। कम से कम बोला कि 1 बार 5 आना चाहिए, तो कम से कम 1 बार जो 5 आएगा कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां लिखना है कम से कम 1 बार 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? संख्या बराबर 11। कितना है? 11 है। तो अब हमको निकालना क्या है? प्रायिकता। शॉर्ट हम फार्मूला लिख दिए पीई बराबर, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आया था? 11 आया था। कुल संभव परिणामों की संख्या 11 बटा क्या हो गया आंसर? 36 हो गया। हो गया क्लियर? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। केंद्रीय कोण 30 डिग्री। ठीक, केंद्रीय कोण। सबसे पहले वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। हो गया। चलिए त्रिज्या कितना दिया? 6 सेमी। त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना दिया? 30 डिग्री। इसका मतलब सर त्रिज्या कितना है? 6 सेमी। थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। हमको निकालना है क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए सर पाई का मान रखना चाहें तो रख दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 22/60 रख दो। 22 अब आर कितना है? 6 गुने 6 और थीटा का मान 30 डिग्री। अब बटा में 360 डिग्री। ये देखिए तो 0 से 0 काट दिए। आज देखिए 6 और 6 गुना किए तो 36 है ना होगा।
और ये 36 से डायरेक्ट 36 खत्म हो गया। अब बच गया क्या, तो यहां देखिए बच गया 22/7 और गुने में 3, तो 22 दिया और बटा में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया 66/60। अगर पॉइंट में तोड़िएगा तो 9.43 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर और आयतन है तो सेमी क्यूब। आगे बढ़ा देना इसको, एक ही में आ गया था। चलिए यहां अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष दिया हुआ है। आपको 3 गो शीर्ष दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना, तो एक त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। तो ए कितना है, 1, -1, बी कितना है -4, और सी कितना है -3, अच्छा -5 है, -5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह दिया यहां पे लिखना है बाबू ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक। चलिए शांत रहिए आप लोग, हल्ला नहीं करना है। ए का निर्देशांक कितना, 1, -1, और बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक हो गया -4, फिर सी का निर्देशांक बोलेंगे आप -3, -5। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान, और y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान -5 लिख दिए। अब लिखेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला 1/2x1। और देखो शुरू करो यहां से y2 से, ठीक है, y2 यहां होता है y2 -y3, मतलब यहां से शुरू करो ऐसे y2 -y3, फिर अब +2 x2, आराम से बोलना है, बका के नहीं, ठीक है। अरे शांति से बोलो। अब होता है कि सर हम पहला लिख दिए कि फार्मूला होता है, फार्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, बीच बीच ब्रैकेट के बाद x1, x2 और x3 को हम जोड़ते हैं और यहां से लिखना शुरू करते हैं y2 से y3। अब बात चलाता है y3 के पास, y3 से y1 चला है, y3 से y1 रिमूव हो रहा है और प्लस x3। अब क्या करेंगे सर, y1 आ गया तो y1 से उसी के पास लौट गए, अब ब्रैकेट बंद कर दें। ये फार्मूला हो गया आपका। अब सबके क्या करना है, मान रख देना है 1/2 और x1 का मान, x1 का मान कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सर y2 का मान कितना है 6 है और y3 का मान कितना है, अब देखो यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो हम बताए कि जब भी माइनस 2 बार उतारने के नौबत आए प्लस करके उतार दो उसको। अब प्लस x2 का मान, अब यहाँ देखो प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, अगर चाहे तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं या तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो हम -4 लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत। अब देखिए y3 का मान -5 और y1 का मान माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस कर दो। x3 का मान हम बोले कि माइनस के नौबत आए तो उसको माइनस कर दो, यहाँ पे यहाँ प्लस है फार्मूला में और यहाँ से माइनस ला रहे तो प्लस और माइनस का होता है माइनस हो जाएगा। अब y1 का मान माइनस और y2 का मान प्लस, -6 ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो प्लस है ना, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब 1/2, अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करो तो 6 और 5 जोड़े तो 11, माइनस आ रहने दो, -5 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ ब्रैकेट के साथ ही उतार रहे हैं अभी हम, -3 यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है -7। अब देखिए गुना कीजिए आप, सर 1 और 11 में गुना करेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस गुना करते हैं तो प्लस कितना 16। अब माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस 7, सबके जोड़ दो कितना हो गया
2 से कट गया 24, क्या हो गया 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, पता लग रहा है सबको? कंप्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि tan थीटा, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर tan थीटा का मान दिया हुआ है 5 बटा कितना दिया हुआ है? tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। हाँ, लिख दो यहाँ पे बगल में, लंब बटा आधार। और एक त्रिभुज ले लो सीधा, समकोण त्रिभुज ABC। इसको लंब है, इसको मान लो 5x और इसको मान लो 12x। निकालो क्या? कर्ण निकाल लो पहले। तो कर्ण के फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे tan थीटा का मान अच्छा अनुपात होता है, ये 5/12 अनुपात ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लंब कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करो, और ये 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 150, 5 का स्क्वायर सिर्फ 25 और 12 के 100 और जोड़ दिए तो 169। 169 का वर्गमूल निकालना जानते हैं, 13 होता है। तो सर कर्ण कितना पता लग गया? हमसे पूछा क्या गया? sin थीटा, चलिए sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा का फार्मूला यहाँ x ध्यान रखिएगा, x ही लेना है, x हम छोड़ दिए थे, x लेकर आते तो x यहाँ पे आता निकल करके। तो sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण, और cos के आधार बटा कर्ण। अब बोलिए सर लंब कितना है? तो लंब बोलिए कितना है? 5x। कर्ण कितना है? 13x। और प्लस आधार कितना है? और कर्ण कितना? 13x। एक से सब काट दो तो 5/13 प्लस 12 एलसीएम लेंगे, 5 प्लस जोड़ दिए तो 17/13। ये दोनों के प्लस करने के बाद मान कितना आ गया? 17/13 आ गया। तो दिक्कत है यहाँ पे, आ समझ में? नेक्स्ट प्रश्न आपको बहुलक निकालना है। इस आंकड़े को क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम बताए थे बहुलक के लिए कितना आपको लेना है? कम से कम टेबल 2 टेबल लेना है। बस एक टेबल हो गया और एक और टेबल ले लिए, बस 2 टेबल। 2 टेबल ही काफी है बहुलक के लिए। माध्य के लिए कितना टेबल याद करो? माध्य के लिए कितना टेबल? 4 टेबल। माध्यक के लिए 3 और बहुलक के लिए 2। ठीक है, इसमें क्या भरते हैं हम? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और इसमें क्या भरते हैं हम? बारंबारता। तो बताइए बाबू, वर्ग अंतराल आपको 0 से 20, उसके बाद 20 से 40, उसके बाद 40 से 60 है, हाँ 60 से 80 और 80 से 100 हो गया। अच्छा एक और है, एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 100 से 120। अब देखो क्या करेंगे, अब बारंबारता क्या क्या दी हुई देखना आपको। तो सर 0 से 20 वाले की बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब क्या करना है? बहुलक वर्ग निकालना है आपको। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है? तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसका है? 61 का है, बोलिए 61 का है। देखिए
व्हाइट कलर जो बहुलक वर्ग है, क्योंकि ब्रह्मवार्ता सर्वाधिक बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिख देते हैं 60 से 80 क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। कौन वर्ग? बहुलक वर्ग। अब क्या करते हैं, बहुलक के लिए बहुत ईजी है। बहुलक के लिए सबसे पहले एल निम्न सीमा कितना है? 60। उसके बाद आई कितना है? आई हो गया 20, दूरी को बोलते हैं आई। इस उस सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, दूरी आ गया, लंबाई आ गया, या वर्ग माप बोल सकते हैं उसको हम। अब चाहिए सर एफओ कौन होगा? ई लिख लेते हैं क्या चीज? F1 F0 और F2, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं, जो लिए उसको F1 मान लो पहले, मतलब पहली ब्रह्मवार्ता के बाद कौन आ रहा है नेक्स्ट वाले, तो दूसरी ब्रह्मवार्ता उससे पहले वाले की शून्य मान लिए हम। अब लगाते हैं सर F0 का जो मान है, F0 का जो मान है वो 52 हो गया, और F1 का मान 61 और F2 का मान 38 हो गया। अब हमको लिखना है किसका? बहुलक का फार्मूला लिखना है। तो L प्लस F, बोलिए, F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस और F2 गुने आई। सही है? देख लो, F माइनस F1, ठीक है। बहुलक के फार्मूला देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है कि नहीं है। चलिए देखिए, एल का मान कितना दिया हुआ है? कितना है? एल कहाँ लिखे हैं? यहाँ देखिए 60। चलिए प्लस F1 का मान 61, F2 का मान नहीं, F0 का मान 52 और 2 गुने 61 माइनस 52 और फिर 38 और गुने 20, आई का मान 20। सबका मान रख दें खाली, तो कुछ करना है। बहुलक कहाँ दिया हुआ है? विद्युत उपकरणों को जीवन काल का बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। 61 देखिए यहाँ पे, 61 में से 52 गया तो 9 बचा, ये गुना कर दीजिए 122, अब 52 माइनस 38 गुने 20। अब बताइए सर 60 प्लस 9, अब बताइए 122 में से 52 गया और 38 भी चल गया तो कितना बचा? कितना बचा? 32, ठीक है। गुने 20। अब बताइए गुना कर दीजिए, तो 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटा 32। अब 60 प्लस, अब भागा देंगे 32 180 में, तो कितना आ जाएगा? 5.625। हम लिख देते हैं 5.625, पर जोड़ दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा? 65.625 हो गया। निकल गया बहुलक। और ये अच्छा, फिर डबल क्वेश्चन ले लिए बहुलक का, लास्ट हो गया आपका, ठीक है। अब एक ही प्रश्न नहीं बचा, तो टोटल जो प्रश्न हमारा हो गया, कितना हो गया मैथ का पूरा अभी तक कंप्लीट? कितना प्रश्न हो गया?
84 प्रश्न हो गया अभी तक। ठीक है, कितना प्रश्न? 84 प्रश्न मैथ में हो गया, और एक प्रश्न सर नहीं छूटे चाहिए एग्जाम में आने के बाद। समझ गए? एक भी प्रश्न नहीं। आप प्रयास कीजिए घर में 2 4 बार 5 बार, बार बार हम कह रहे हैं, खाना एक टाइम छूट तो छूट जाए, लेकिन मैथ एक को नहीं छूटेगा चाहिए। समझ गए ना बात के? और लापरवाही नहीं, क्लास भी एब्सेंट नहीं कीजिए, आपके पास उतना समय नहीं है। पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं। अब ये 84 में से आपको कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है 84 प्रश्न में से। अब बाकी 100 प्रश्न आने के बाद टेस्ट होना ही होना है। 100 प्रश्न जैसा ही आ जाएगा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 100 प्रश्न पर। उसी में से अंक डिजिट चेंज भी हो सकता है, आपका इसका सीरीज अलग होना चाहिए। और जो ऐप रखे हुए ना उसको 10 तारीख से अथी मिल जाएगा, टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेस्ट भी मिलेगा और प्लस पीडीएफ भी। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं कि आप जो भी यहाँ पे क्रैश कोर्स में चल रहा है उसी का क्वेश्चन बन रहा है उस पर। ठीक है, उस पर काम होना शुरू हो गया ऐप पे, तो आप जा करके उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके पास अगर अवेलेबल होता है मोबाइल। ठीक है, बाकी नहीं हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप यहाँ टेस्ट मारते रहिए। लेकिन लगता है कि हम घर में फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में आप टेस्ट वहाँ जाकर के प्रतिदिन 25 प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं, और 25 प्रश्न आपको रिजल्ट तुरंत वहीं पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको जनरेट करके रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। 25 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप दीजिए, उसके बाद तुरंत उसी का आंसर वहीं पे अवेलेबल भी हो जाएगा। प्रश्न दीजिएगा, जैसे आप कितना नंबर लाए नहीं लाए सब वहीं पे मल्टीपल चॉइस प्रश्न है। ठीक है, एमसीक्यू इसको बोलते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, और 15 तारीख से आपको एमसीक्यू नहीं पैराग्राफ वाला भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं सर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो आप यदि प्रकाश के परावर्तन कॉपी में लिख करके और फोटो खींच करके अपलोड कर देंगे तो वो चेक कर देगा अपने आप एप्लीकेशन। हम लोग को उसमें कोई चेक नहीं करना है, हम लोग खाली असाइनमेंट लोड करते हैं, टेस्ट लोड करेंगे, बाकी चेक करना वो एप्लीकेशन का काम है। समझ गए? हम लोग के चेक करने से कोई लेन देन नहीं। तो वहाँ पे आप 10 तारीख से दे सकते हैं, 10 तारीख से। ठीक है, 25 प्रश्न एवरीडे जिसके पास रहेगा। अब फ्री कोर्स में जाइएगा, पैड वाला में नहीं जाना, अभी फ्री कोर्स चल रहा है। ठीक है, दो प्रकार के उसमें कोर्स मिल जाएंगे। और लापरवाही नहीं करना, एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस कर जाए घर भी बैठ के देख लेना है क्लास को पूरा, लेकिन मिस नहीं करना है जैसे भी हो जाए। क्योंकि ये नहीं बहाना किसी को होने नहीं चाहिए कि सर तबीयत खराब है, ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है, ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा एग्जाम तक। या एग्जाम में आप बहाना बना रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, हम लोग के नुकसान है। हम लोग के भी तबीयत खराब रहता है तो आते हैं, जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब खराब हो जाता है तब छोड़ते हैं। आप लोग के तो आना है, बैठना है, आराम से खाली देखना है, बाकी घर में भी उतार सकते हैं आप। लेकिन हम लोग के यहाँ बोलना पड़ता है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। फीवर आने के बाद भी हम लोग यहाँ पे आते हैं। उस दिन कल बहुत ही ज़्यादा हमको खराब था, लगा बीच में छोड़ दें क्लास, लेकिन फिर साइंस आगे नहीं कि अब पढ़ाई देते हैं, उसका सीरीज बन गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तो पढ़ाएं हम लोग। ऐसा नहीं कि दिन भर चाहते तो आराम से घर भी जा सकते तो, जितना तबीयत खराब था। तो तबीयत खराब ना तो घर जाएंगे थोड़ा ना ठीक हो जाएगा, घर भी वही काम करना है हमको, घर भी तो बैठा रहना है, ये तो पढ़ना है या पढ़ाना है, यही काम करना है। तो पढ़ाई के साथ लापरवाही नहीं करना है आप लोग को। पढ़ाई के साथ लापरवाही करेंगे, रिजल्ट आपके साथ लापरवाही करना शुरू कर देगा। एक टाइम नहीं खाना है, लेकिन मैथ एकदम बनाना है, चाहे जो भी क्रैश कोर्स का जो भी आ गया सर उसको नहीं छोड़ेंगे। एक बार क्रैश कोर्स का कोई भी क्वेश्चन आपको नजर आ जाए, सब VVI प्रश्न आपको लाते हैं, ऐसे नहीं जहां तहां से उठा के डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी क्रैश कोर्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि किस लेवल्स का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल में स्टूडेंट को देना चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग देख करके लाते हैं। तो आप लोग उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि सर वो आ जाएगा तो नहीं छूटेगा। अब देखो संस्कृत का टेस्ट दे रहा होगा, तुम लोग टेस्ट दे रहे हैं ना, आप मिला लीजिए क्रैश कोर्स का कितना दिन संस्कृत का चला है, 2 दिन चला है। 2 दिन में मिलाइए कि सर जितना एग्जाम में पूछता है उससे ज्यादा आपको बता दिए हैं। ऑल टू ऑल सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप देखिए निकाल करके पेपर को, समझ गए। तो क्रैश कोर्स के खाली क्वेश्चन आप 2 दिन के संस्कृत देखते हैं, 2 दिन का क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में अटैच हो। कोई जो मॉडल पेपर हम बोलते हैं उठाइए आप, और क्रैश कोर्स का क्वेश्चन अगर नहीं मिलना शुरू होता है तब आप बोलिए सर क्रैश कोर्स का क्वेश्चन जो है एक भी नहीं टच कर रहा है।
आप खाली याद कि 2 दिन चला ना हिंदी सबका, 2 दिन संस्कृत का, 3-4 दिन साइंस का चला, अब साइंस वाला भी जाओ उठा के देखो, जितना क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए रहता है उससे ज्यादा ही तुमको पास वहां क्वेश्चन याद रह जाएगा। लेकिन याद करेंगे तब हमने, खाली क्वेश्चन हम जानते हैं सर ये तो पढ़वल है, ये जान रहे हैं, और परस उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो जानने से कोई थोड़ा ना फायदा है। आप जान रहे हैं जरूर, लेकिन लिखने का तरीका पता नहीं, भुला गए हैं। तो ये कब भुलाएं? क्योंकि याद उसको नहीं किए। क्वेश्चन को मैं देखे क्रैश कोर्स में, अच्छा क्रैश कोर्स में हाल है, ये नहीं छूटेगा, उसको पर ध्यान ही नहीं दिए, छूट जाए एग्जाम में आने के बाद। तो हम ज्यादा क्यों पढ़े? उतना ही पढ़े जितना हमको याद होता है। खूब ढेर सारा पढ़ लेंगे, सब पढ़ लिए, पूरा किताब के 2 से 3 बार पलट दिए हाइलाइटर के सहारा से, और 3 बार के बाद जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो सब लगता है कि पढ़े, लेकिन याद ही नहीं कुछ है। तो ऐसा पढ़ने से क्या फायदा? अगर हम मान ली 5 प्रश्न याद करके रखे हुए हैं और एग्जाम में 2 प्रश्न नहीं मिल गया और दोनों टच करे तो 2 को बनाए, तो हमको कम से कम 4 से 5 नंबर तो आया, और पूरा बुक पढ़ ली, एक भी प्रश्न हमको नहीं याद है, तो क्या फायदा उसका पढ़ने से जब याद ही नहीं है को रहा। तो जब याद ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे? लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो खाली देखना नहीं है, मैथ तो समझिए, मैथ तो भाई आपको प्रयास करे चीज है, या अभ्यास जितना ज्यादा कीजिए मैथ को। हम तो बोले कि 1 घंटा आप टाइम दीजिए खाली प्रतिदिन मैथ में, और ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा एवरीडे घर में पढ़ेंगे तो होमवर्क तो ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं क्लियर होता है। अब स्टूडेंट है, कम से कम आप 10 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं। अभी तक टाइम ठंडा का मौसम है, 10 बजे तक तो आदमी आराम से पढ़ता है, ठीक है। और ठंडा के मौसम में ज्यादा पढ़ाई हो सकता है, गर्मी में तो कभी छत पे, कभी ऐसे, कभी वैसे, बहाना भी बन जाएगा, लाइन नहीं, ये नहीं है। ठंडा में आराम से रूम में गए, निकलना भी नहीं है, क्यों शीतलहरी भी चलता रहता है शाम के समय। अब शीतलहर में हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, ठंडा लग जाएगा। आराम से घर में बैठे हुए हैं, किसी से मतलब नहीं है, आराम से बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से आप करना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा क्या जाएगा, हमको कुछ नहीं जाएगा। हमको काम है पढ़ाना, पढ़ा दिए और आप उसको देख ही नहीं रहे, 1-2 घंटा 3 घंटा मेहनत ही नहीं कर रहे, तो उससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं फायदा होने वाला है। आप समझिए कि हमको जिस प्रकार से खाना प्रतिदिन बहुत जरूरी है, बिना खाना का हम एक दिन भी नहीं रह सकते। हमारा शरीर होता है 3 टाइम हमको खाना है, मॉर्निंग, दोपहर और रात्रि में, ठीक है। ये 3 टाइम खाना होता है। उसी प्रकार से आप भी इसको क्रैश कोर्स का उसको डॉज बना दीजिए कि सर मैथ हमको कितना टाइम पढ़ना है, मैथ कौन टाइम पढ़ना है। जैसे तो मॉर्निंग में खाना नहीं छूटेगा, अगर छूटेगा तो फिर दोपहर में उसको डबल कर देते हैं हम लोग, करते हैं ना, होता है ना डबल। जैसे मान लीजिए भूख जबरदस्त लग गया तो भोरला भी असूल हो जाता है। तो वैसा ही देखिए, अगर मैथ मिस कर गया तो साइंस में उसको असूल कर देना है, साइंस मिस किया तो उसको एसएसटी में असूल कर देना है। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, एकदम एक एक प्रश्न को नहीं छोड़ना। खाली टाइम बच रहा है, आज होमवर्क नहीं मिला, मैथ कोई टीचर का होमवर्क नहीं, होमवर्क का जरूरत है आपको। इतना सारा क्वेश्चन आप किसी के भी रिवीजन कीजिए। वो तो नर्सरी क्लास के बच्चन को सिखाया जाता है कि घर बहाना बना सर आज तो होमवर्क ही नहीं मिला है, कुछ ही पढ़े। तो बहाना आप किसको बना रहे हैं? बहाना अपने भविष्य के साथ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे मोड़ होता है, मैट्रिक एक ऐसा मोड़ होता है जहां से अगर एक भी पैर डगमगाएगा ना तो बहुत नीचे गिर जाएंगे। और ये हौसला वाला स्टेज होता है। अगर यहाँ से बहुत अच्छा नंबर आएगा ना तो आपको अंदर खुद ही जुनून आ जाएगा कि नहीं इंटर, अब गार्जियन को भी लगा सर इंटर पढ़ा देना चाहिए। इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाएगा तो खुद ही कंपटीशन में अपने आप चलते चल जाएगा। अब मैट्रिक में फेल कर जाएगा तो गार्जियन सोचेगा कि पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी को खाली अभी पर मैट्रिक पास करवा देते हैं, इतना ही तक सोचेगा गार्जियन। गार्जियन की इच्छा रहता है कि हम पढ़ाएं अपना बेटा बेटी के, लेकिन बेटा बेटी पढ़ने का शौक रखेगा तब नहीं, मतलब शौक होना चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने का। ये नहीं कि जबरदस्ती में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आ रहे हैं जबरदस्ती बोझ बना रहे हैं। तो बोझ नहीं बनाना हम लोग के, बोझ जब तक बनाएंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। हमें बोझ नहीं, हमको क्या करना है, शौक से आना है पढ़ने के लिए कि नहीं हमको आज पढ़ना है। और बहाना तो ला ही ना करो, इसमें परिवार फेस्टिवल सब हटा के चलो। स्टूडेंट का ना कोई फेस्टिवल होता है और न कोई पूरा तरीका से माया मोह का जाल में होता है। ये एक प्रकार से तप जीवन है। सन्यासी विद्यार्थी जो होता है ना, बहुत बड़ा सन्यासी जीवन होता है। ये तप है, लोग जितना तपेगा ना उतना अच्छा सन्यासी बन के निकलेगा। तो जितना तपे, अब क्या है, तपना चाह भी नहीं करते हैं। पढ़ाई भी इतना ईजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, ईजी भी नहीं हार्ड भी नहीं है, मिडिल लेवल का है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ स्ट्रगल कर लिए, मेहनत थोड़ा कर लिए तो आपके लिए ईजी हो गया। इसके साथ लापरवाही कर रहे हैं, आपके भविष्य को बर्बाद करके चल जाएगा। शिक्षा का जो किरदार है, जो रोल है, वो बहुत अलग है, जिंदगी को बदल देता है ऐसा ऐसा करके। तो आपको एग्जाम को तैयारी करने के लिए क्या करना है कि हर दिन क्वेश्चन नहीं मिले कोई टीचर के, कोई बात नहीं, आपको कम से कम मैथ देखिए। आप एवरीडे हम कोशिश करते हैं कि मैथ आपका आ ही जाता है, एक आध दिन सप्ताह में मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम बोले कि 45 को हम ऐसे सीरीज देंगे इसका
क्रैश कोर्स का, और 45 वीडियो आप पूरा खाली देख लीजिए आराम से, एक को प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। 45 दिन का क्लास, आप 365 दिन का क्लास छोड़ ही दीजिए, सिर्फ 45 दिन आप कम से कम रेगुलर देख लीजिए। हिंदी के एक आधू क्लास और देंगे और संस्कृत के एक आधू क्लास और देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। साइंस का थोड़ा सा एसएसटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, समझ गए। और इसके बाद साइंस का भी आने वाला है, शायद संडे कल ही है तो कल ही आ सकता है। साइंस का 160 क्वेश्चन या कितना क्वेश्चन का पीडीएफ है, वो बन गया होगा। जो बोल देते कि सर पार्ट 2 आ गया पहले और पार्ट 1 फिजिक्स वाला नहीं आया था, तो फिजिक्स का आ गया। ऑब्जेक्टिव ए को नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस वाला जो है कितना 154 है, पीछे वाला 154 का पूरा तू रट जाओ एकदम, एक एक करके प्रश्न को नहीं छूटेगा। 154 रटिए पहले उसको। और रटना का है, जब हम 154 रटेंगे ना तो फिर बार बार प्रश्न को वही तो रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही प्रश्न ला रहे हैं। एक प्रश्न को इतना बार देख लो ना, किसी चीज को बार बार देखने से याद करने की जरूरत नहीं पड़ जाता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और मैथ का फार्मूला इंपॉर्टेंट, बार बार हम बोले थे, तीसरा बार आज याद दिला रहे हैं। मैथ का फार्मूला घर में एक टाइम जरूर देखिए, जागिए फार्मूला, मैथ बनाने से पहले एक बार फार्मूला, ठीक है। एकदम साट दीजिए सर फार्मूला के, जहां नजर आवे फार्मूला साट दीजिए। आप 20 को केमिस्ट्री के सूत्र साट दीजिए, एकदम जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे उसको साट दीजिए। उठना है केमिस्ट्री का सूत्र देखना है, और 5 को फिजिक्स का फार्मूला साट दीजिए। दर्पण सूत्र जैसे हो गया, आवर्धन का हो गया, उसको साट दीजिए। एकदम उसको नहीं छोड़ना है, साटना है और पहले उसको क्लियर ही करके आगे बढ़ना है। आए हम सबसे पहले मैथ का फार्मूला, घर में बैठे आराम से और मैथ का फार्मूला देख लिए हम पहले। फ्री टाइम में मैथ का फार्मूला देख रहे हैं, मैथ के फार्मूला के साथ खेलना है। फिजिक्स के फार्मूला के साथ खेलिए, केमिस्ट्री के फार्मूला के साथ खेलिए। करना क्या है, घर में बैठे ना, चलो इस पे दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं, फार्मूला पे कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो जब तक आप फार्मूला के साथ खेलना नहीं शुरू करेंगे अच्छा तरीका से, फार्मूला के साथ आप जानना नहीं शुरू करेंगे अच्छा तरीका से, तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। मैथ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है फार्मूले पे निर्भर। बहुत जानते तरीका, फार्मूला भुला गए, मेन वक्त आया बनाने का, फार्मूले याद नहीं है। और एग्जाम के प्रेशर भी ऐसे ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मूला के एकदम सड़ जाना चाहिए, ठीक है। फार्मूला जहां पढ़ते हैं अच्छा स्टडी का एक अलग जगह होना चाहिए, नहीं कि जहां पाए तहां पढ़ना शुरू कर दे। उसका स्पेशली जैसे सन्यासी क्या होता है, जहां तप करता है ना, वहां एक अलग तरीका से क्या करता है, वो पहले व्यवस्था करता है, आसन लगाता है, उसके बाद वो अध्ययन करना शुरू करता है। उसी प्रकार आपका भी क्या होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जहां शांति, एकदम कोई बाहर से हल्ला उल्ला का आवाज नहीं, एकदम पढ़ाई जो एकदम किनारे और शांति का चीज होता है, ठीक है। पढ़ाई जो होता है किनारे और शांति का चीज होता है, आप वहीं पे पढ़ेंगे, समझिए बात के। तो आपको किसी प्रकार से भी प्रॉब्लम तभी नहीं होगा जब आप चाहेंगे कि हम उत्साह के साथ पढ़ें। और प्रश्न को हम बोले कि एक प्रश्न पे आप 10 प्रश्न बनाइए। अगर आप बनाए होंगे तो 840 प्रश्न आज क्लियर हो जाना चाहिए, उतना कैसे पेपर में कोई किताब में भी नहीं 840 प्रश्न। अगर आप बना लिए होंगे तो 10-10 प्रश्न या 5-5 प्रश्न बनाए होंगे तो 400 प्रश्न बन जाना चाहिए कम से कम, 400 से ऊपर। 400 प्रश्न आपको गेस्ट पेपर में नहीं देगा, बीबीडी उठा के देख लो, ये एमबीडी, कोई भी पेपर गेस्ट पेपर उठा के देखो, 400 प्रश्न नहीं है उसमें, समझ गए। तो आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कीजिए, समझ गए। प्रयास कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको प्रयास 100% करना है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, सोच रहे हैं कि सर गार्जियन के धोखा दे रहे हैं, टीचर के धोखा दे रहे हैं, अपने जिंदगी के साथ, यही जब 10 साल उम्र बीत जाएगा ना, जब आप 30 के पार हो जाओगे तब भी आपको ये बात बहुत अच्छा समझ में आएगा कि पढ़ाई ना बहुत अच्छा से करना चाहिए था उस समय। जब आप जाएंगे ऊंचा लेवल पे तैयारी करने के लिए तो वहां पता चलेगा कि नहीं सर, थोड़ा सा अगर मैट्रिक में मेहनत किए होते ने तो आज ये चीज नहीं झेलना पड़ता। मैट्रिक सबका मोड़ है, यहीं से आदमी तय करता है हर चीज। तो ये मोड़ के लापरवाही के साथ नहीं गुजारना है, समझ गए ना। एक भी कोई भी स्टूडेंट ना हो कि लापरवाही के साथ हम पढ़ रहे हैं 10th में आकर के, आपको 0% भी लापरवाही नहीं करना है। तो आज से ये प्रश्न सीरीज, और आप दिखाइए कि सर आप कितना बनाए हैं। कल अगर आपको पास बन गया है कि सर इतना देखिए, जो कोर्स का सीरीज चल रहा था इस सीरीज का, इसको इतना प्रश्न हम बनाए, अगर आप बनाए होंगे तो कल हमको ला के दिखा भी सकते हैं, तो पता चला कि कौन स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है। आप कल ला करके हमको दिखाइए कि सर देखिए आप जो पढ़ाए हैं वो पूरा हमारे एक साथ है। जो हिंदी का पढ़ाए उसका देखिए यहाँ पे हम रखे हुए हैं। तो सबका सीरीज बनाए तो इसका मतलब हमको भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं घर में कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो अगर मेहनत किए होंगे तो जरूर कर लेकर आएगा, और नहीं भी किए हैं तो कल से शुरू कर देना है। अगर जो नहीं बनाए हैं तो वो तो बीत गया से बीत गया है, कोशिश कीजिए अगर पीछे वाला हम रिवर्स कर ले तो बढ़िया है, और नहीं हो रहा है तो आज से भी कम से कम बनाना शुरू कीजिए, प्रश्न को नहीं छोड़ना है। आप बार बार अपने से प्रश्न जब ढूंढ के बनाएगा डिजिट चेंज करके ना, तो खुदे नॉलेज आपको ज्यादा खुलेगा, फिर समस्या उत्पन्न होगी, फिर क्रिएट होगा, तब जाकर के अगला जो संडे आपको आने वाला है
आपका 8 घंटा का क्लास है, जो 8 घंटा का क्लास में हमारा प्रश्न नहीं होगा वो आपका प्रश्न होगा। आपका प्रश्न क्या होगा, सर बनाए थे उसको कॉपी अलग रखिए, 10 रुपये अलग कॉपी ले लो, सर ये प्रश्न हमको ये चीज़ नहीं बन रहा, ये एकदम बहुत हार्ड लग रहा है, इसको हमको बनाना है, तो उसको कॉपी अलग रखो, टीचर से पूछेंगे उसको हम, दिक्कत हो रहा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अलग रखिए कॉपी। और संडे का आप पूछे हमसे कि सर इतना क्वेश्चन बनाते इसमें हमको कोई प्रश्न, जो टाइप हम बता दें उसमें दिक्कत है, तब अपना टाइप नहीं लाना है। अभी अपना टाइप लाएंगे तो क्या होगा कि और स्टूडेंट की दिक्कत हो जाएगा। तो वही टाइप लाइए जो हम टाइप लाए हैं, और उस टाइप का आपको प्रश्न नहीं बन पा रहा है वो टाइप लाइए, क्योंकि हम नया नया टाइप तो हम खुद लाते हैं, आपको लाना है वही टाइप। अभी समझ गए? तो इस टाइप से करना है आपको। तो किसी को उतारना है, अभी क्वेश्चन उतारना है।